जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। अब पहला टॉपिक आपके सामने है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, और इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसी चीज को माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, जिसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा टॉपिक होगा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल लगता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल लगता है। यांत्रिकी में उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल का भी बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे हम उनकी तुलना करेंगे, क्योंकि स्थिर वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का पहला टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब इसको अगर हमें जानना है अच्छे से, तो हमें पिछला लेक्चर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र लेक्चर नंबर 3 पढ़ के आना होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलाम का नियम। और मेरे ख्याल से कूलाम का नियम आप पढ़ के ही आए होंगे। तो एक बार रिवाइज मार लेते हैं, कूलाम का नियम क्या था। तो बच्चों, कूलाम का जो नियम है, ये एक भौतिक शास्त्री क्या था सीए कूलाम, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दिया था। इन्होंने कहा था कि 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी इस आवेश केंद्र से लेके दूसरे आवेश केंद्र तक की बीच की दूरी को R कहा। और ये बोला कि भैया 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण F बराबर स्मॉल k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ये बताया था कूलाम ने, है ना, कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण स्मॉल k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अब सवाल ये है कि स्मॉल k क्या है चार्ज जी। तो बच्चों, स्मॉल k जो है वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर माध्यम बदलेगा तो स्मॉल k का मान बदलेगा, और स्मॉल k का मान बदलेगा तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान भी बदलेगा। अगर मैं डायरेक्ट कहूं तो माध्यम के बदलने से आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान भी बदल जाएगा। अच्छा, माध्यम क्या चीज है, ये आप समझ पा रहे हो? भैया, ये बिंदु आवेश कहां रखे हैं उसे कहते हैं माध्यम। मान लीजिए ये 2 बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हैं, तो माध्यम क्या हो गया? आसपास का निर्वात या वायु। मान लीजिए ये 2 बिंदु आवेश पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तो माध्यम क्या हो गया? आसपास का पानी। मान लीजिए ये 2 बिंदु आवेश कांच में रखे हैं, तो माध्यम क्या हो गया? कांच। यानी 2 बिंदु आवेश कहां रखे हैं, उस आसपास के वातावरण को माध्यम कहते हैं, है ना। तो माध्यम बदलेगा तो k का मान बदलेगा, और k का मान बदलेगा तो बल का मान बदलेगा। यानी माध्यम बदलने से आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान भी बदल जाता है। तो ये पहली बात आई। अब फिर हमने कूलाम के नियम में 2 कंडीशन भी लिखा था, पढ़ा था, जाना था, समझा था। क्या? पहला कंडीशन कि चलिए हमने माध्यम ले लिया मुक्त आकाश, आपने माध्यम ले लिया मुक्त आकाश, जिसे वायु भी कह सकते हो आप, जिसे निर्वात भी कह सकते हैं। हाँ, तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पर तीनों को एक ही प्रकार से माना गया है ना। तो जो भी कैलकुलेशन होगा
तीनों के लिए सेम होगा, तो आप मुक्त आकाश कह दीजिए अथवा वायु कह दीजिए अथवा निर्वात कह दीजिए, तीनों के लिए एक ही बात होगी। तो मैं एक शब्द ज्यादा बोलूंगा निर्वात, है ना, बाकी तीनों के लिए अप्लाई होगा। तो मुक्त आकाश, वायु या निर्वात के लिए हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यही दो बिंदु आवेश आर दूरी पर ही, इतनी ही दूरी पर स्थित है, बस माध्यम क्या हो गया, निर्वात। यानी निर्वात में दो बिंदु आवेश है Q1 Q2 और इतनी ही दूरी पर रखे हैं निर्वात में। उस केस में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल k की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये होता है बच्चों कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, तब जब दोनों स्थिर बिंदु आवेश निर्वात में अथवा वायु में रखे हो, तब इतना बल लगता है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका जिक्र हमने किया था कूलाम के नियम में, फिर से बता रहे हैं क्योंकि इसी का आज रोल है। एप्सिलॉन बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अरे यार, माध्यम क्या है, निर्वात, उसकी विद्युतशीलता को ही कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका जो मान होता है ये आपको कंठस्थ कर लेना, रट लेना है, अभी घोट लो। क्या होता है, 8.854 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में 1 नंबर में बहुत फेमस प्रश्न है ये 1 नंबर का। क्या पूछता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, बता देना। 8.854 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। अच्छा देखो, यहां पे हमने क्या निकाला है कि निर्वात में दो बिंदु आवेश है, उनके मध्य इतना बल लगता है। अब हमने दूसरा कंडीशन में निकाला था कूलाम के नियम में, अगर आपको याद हो, आपने देखा हो तो क्या था, अन्य किसी माध्यम के लिए, अन्य किसी माध्यम के लिए क्या है, ये वाला जो फार्मूला है केवल निर्वात माध्यम के लिए है। अब हम निकाल रहे हैं कि भाई निर्वात बस माध्यम थोड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, आपकी खोपड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है माध्यम। तो ऐसा एक फार्मूला लाइन जो अन्य माध्यम के लिए अप्लाई हो जाए कि अन्य माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो आप निकाल लेना कितना, F बराबर, तो अन्य माध्यम के लिए बच्चों स्मॉल k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। फिर यही चीज है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2 का। ठीक है, असल में हम लोग तुलना करने वाले हैं। देखो ये क्या चीज है, ये दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान है। कब, जब दो बिंदु आवेश निर्वात में हो। तो मान लो निर्वात में लगने वाले बल को मैंने कह दिया F0। ये क्या चीज है, यह भी इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। कब, जब माध्यम निर्वात के अलावा कुछ और होगा। अच्छा, हम यहां पे तुलना कर रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना में हम लोग यही दो आवेश हर बार ले रहे हैं और इनकी दूरी हर केस में एक समान है। हम केवल क्या बदल रहे हैं, केवल माध्यम बदल रहे हैं ना। तो यहां पे हमने माध्यम लिया निर्वात का, और यहां कोई माध्यम हो सकता है निर्वात को छोड़कर, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुलना कर रहे हैं ना कि क्या फर्क पड़ेगा बल में। यहां पे बच्चों ये जो एप्सिलॉन है, इसे किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट है, फिक्स है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन अन्य किसी माध्यम की विद्युतशीलता होगी। देखो क्या है, एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। अब मैं कहूंगा माध्यम है मान लो पानी,
तो यहां पे पानी की विद्युतशीलता आ जाएगी, उस हिसाब से बल का मान आ जाएगा। मैंने कहा माध्यम है कांच, यानी कांच में दो बिंदु आवेश रखे हैं, तो यहां पे विद्युतशीलता आ जाएगा कांच का, और उस हिसाब से बल का मान आ जाएगा, है ना। तो माध्यम बदलेगा, एप्सिलॉन का मान बदलेगा, बल का मान बदलेगा। तो ये सभी माध्यम के लिए है, लेकिन ये केवल निर्वात के लिए, ठीक सही, निर्वात के लिए है। तो ये दो चीजें हो गई। अच्छा, एक बात जानने लायक है, देखिए ध्यान से, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता शब्द बार बार आ रहा है, क्या इसका मतलब समझ पा रहे हैं विद्युतशीलता क्या होता है? बोलेंगे हाँ चाचा जी, माध्यम का विद्युतशीलता जैसा कुछ होता है। तो विद्युतशीलता यानी क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण चीज है जानना आपके लिए कि विद्युतशीलता यानी क्या होता है। तो इसके लिए पहले आप ये देखिए वाला जो हमने फार्मूला बनाया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो हमने तो हर केस में Q1 Q2 का जो मान है परिमाण समान रखा है, और उनके बीच की दूरी भी हर जगह एक समान रखी है। केवल हम बात यहां पे किसकी कर रहे हैं? माध्यम की बात कर रहे हैं। तो माध्यम यानी विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं हम। हाँ, ये है विद्युतशीलता, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, केवल आप इसको ध्यान दीजिए। अच्छा, अब देखिए, विद्युतशीलता और बल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिए, F बराबर 1/एप्सिलॉन है ना, मतलब क्या हुआ? विद्युतशीलता का उल्टा है बल। इसका मतलब ये होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता अगर बढ़ेगी तो उस माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल का मान घट जाएगा, है ना। इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी होता है एक का मान बढ़ेगा, दूसरे का मान कम हो जाएगा। तो हमने कहा अगर किसी माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ेगी तो उस माध्यम में रखे आवेशों पर बल का मान कम हो जाएगा। इसका उल्टा भी सच है। मैंने कहा किसी माध्यम की विद्युतशीलता कम होगी, इसका मतलब क्या है? विद्युतशीलता कम यानी उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच बल का मान उल्टा यानी बढ़ जाएगा। विक्रम यानी उल्टा यानी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। हमें यह फार्मूला से पता चला है कि अगर भैया बल और विद्युतशीलता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, यानी इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा, और इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। अच्छा, हमें मेन जानना विद्युतशीलता का मतलब क्या है आचार्य जी, ये तो बताइए। तो देखिए, ये कोई माध्यम है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कोई माध्यम है, ये कोई भी माध्यम हो सकता है, निर्वात हो सकता है, वायु हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, एनीथिंग, यह कोई भी माध्यम हो सकता है। और हमें जानना है कि भैया ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है ये क्या बला है, ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है ये क्या चीज है। तो ध्यान से, एकदम ध्यान से, बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर देखिएगा। ये जो विद्युतशीलता है बच्चों, ये जो विद्युतशीलता है ये माध्यम का एक गुण होता है, माध्यम के अंदर का एक गुण होता है। और ये किस प्रकार का गुण होता है? बहुत ही खतरनाक गुण होता है माध्यम के अंदर का। ये एक प्रकार से विरोधी गुण होता है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं, औरों के लिए। यानी ये जो विद्युतशीलता है माध्यम के अंदर का एक विरोधी गुण है, जो औरों के लिए बुरा है, अपने लिए नहीं। विरोध औरों को करेगा, अपना नहीं। मतलब स्वयं के लिए तो अच्छा है, यानी स्वयं को तो प्रबल करेगा, लेकिन अगर इस माध्यम में कोई और व्यक्ति, वस्तु या चीज आया उसको दुर्बल कर देगा, यानी दूसरों को दुर्बल कर देता है ना। ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया कि विद्युतशीलता माध्यम के अंदर का एक गुण है। कैसा गुण है? विरोधी गुण है, जो स्वयं को तो प्रबल करेगा, लेकिन कोई और आ गया उनको दुर्बल कर देगा। ये माध्यम में आ कौन रहे हैं? आवेश। कौन आ रहे हैं माध्यम में? आवेश।
तो माध्यम में आ गया दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, और हमें पता है अगर सजाती हैं तो प्रतिकर्षण होगा, विजाती हैं तो आकर्षण बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, बल तो लगेगा। ठीक है, बल तो लगेगा, बल तो लगेगा, इनके मध्य बल तो लगेगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने कहा भैया कि विद्युतशीलता माध्यम का, आवेशों का नहीं, आवेशों के मध्य केवल बल लगता है और कुछ भी नहीं। ये तो विद्युतशीलता एक गुण है, किसका? माध्यम का है। और कैसा गुण है? विरोधी गुण है। यानी माध्यम स्वयं को तो प्रबल करेगा, लेकिन कोई और आ गया, यानी आवेश आ गया, उनके मध्य लगने वाले बल को दुर्बल कर देगा। यही ना, यानी हमने ये कहा कि भैया माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम के अंदर का एक विरोधी गुण है, जो स्वयं के लिए तो अच्छा है, यानी स्वयं को प्रबल करेगा, लेकिन इनमें आए हुए आवेशों के मध्य लगने वाले बल को दुर्बल कर देगा, यानी बल का मान कम कर देगा। और यहां से आप देख भी सकते हैं, हमने कहा माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ रही है, विद्युतशीलता बढ़ रही है, यानी माध्यम के अंदर का विरोधी गुण बढ़ रहा है, अर्थात माध्यम स्वयं को ज्यादा प्रबल कर रहा है और माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल को दुर्बल कर रहा है, कम कर रहा है ना। तो विद्युतशीलता बढ़ना यानी माध्यम के अंदर का विरोधी गुण का बढ़ना, यानी बल का मान कम हो जाना। इसका उल्टा भी सही है। मैंने कहा माध्यम की विद्युतशीलता कम हो रही है, तो विद्युतशीलता कम हो रही है यानी माध्यम के अंदर का विरोधी गुण कम हो रहा है, यानी माध्यम स्वयं को अब कम प्रबल कर रहा है, यानी माध्यम औरों को अब कम दुर्बल कर रहा है। मतलब विद्युतशीलता कम होगी, माध्यम के अंदर का विरोधी गुण कम होगा, तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो विद्युतशीलता मतलब माध्यम के अंदर का एक विरोधी गुण है, विद्युतशीलता बढ़ेगी, विरोध बढ़ेगा और आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कम होगा। ठीक है, इसका उल्टा, विद्युतशीलता कम होगी तो विरोध कम होगा, माध्यम के अंदर का विरोधी गुण कम होगा। अब विरोध कम हो गया यानी आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान बढ़ जाएगा ना, विरोध कम हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों विद्युतशीलता। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम विद्युतशीलता किसकी होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे कम विद्युतशीलता होती है बच्चों निर्वात की। मतलब निर्वात ऐसा माध्यम है जिसके अंदर का जो विरोधी गुण है बहुत कम होता है, यानी आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, सही ना, सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है, यानी निर्वात के अंदर रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल सबसे ज्यादा होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम, यानी बल का मान सबसे ज्यादा। अब हम ये कह रहे हैं अगर सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात की है तो अन्य किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से तो ज्यादा ही होगी। अरे हमने ये कहा सबसे छोटी संख्या अगर एक है तो अन्य संख्या एक से तो बड़ी ही होगी। तो ये हमने कहा सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात की है तो अन्य माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से तो ज्यादा ही होगी। और इसी प्रकार से अगर जिसकी विद्युतशीलता कम उसका बल सबसे ज्यादा। ठीक, अब जैसे जैसे अन्य माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ेगी यानी विरोध बढ़ेगा, यानी बल का मान कम होगा, है ना। तो निर्वात की तुलना में अन्य माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल का मान कम होता जाएगा क्योंकि विद्युतशीलता यानी विरोध बढ़ रहा है। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ठीक है, इसे ही कहते हैं बच्चों विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या है? माध्यम के अंदर का एक गुण है, विरोधी गुण है, जो स्वयं को प्रबल करता है और आवेशों के मध्य रखने वाले बल को दुर्बल करता है ना। सबसे कम विद्युतशीलता होती है निर्वात की,
यानी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से तो ज्यादा ही होगी। और सबसे कम विद्युतशीलता यानी सबसे कम विरोध यानी आवेशों के मध्य बल सबसे ज्यादा। और अन्य माध्यम के अंदर की विद्युतशीलता बढ़ेगी, विरोध बढ़ेगा तो बल का मान कम होता जाएगा। ये था। तो ये होगी विद्युतशीलता। और जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। मेन टॉपिक हमारा आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता, ये है मेन टॉपिक हमारा, जो कि हम इसी से आगे करेंगे। तो ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब दोनों आवेश निर्वात में है, और ठीक उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाला बल जबकि ये दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में है, किसी अन्य माध्यम में है। अब बीच की दूरी दोनों केस में एक समान है, हम केवल तुलना कर रहे हैं माध्यम का, आवेशों का नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इस समीकरण एक में से दो को भगा दो, भगा देना, भाग कर देना है। करो, समीकरण एक कौन है? एफ नॉट बराबर 1/4 पाई है, फिर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है। और आपको भाग करना है, भाग करना है एफ से, एफ से, एफ से। भाग कर दो। पीछे वाला कौन है? 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हम बोलते आए हैं भैया कि दोनों आवेशों का परिमाण समान है, बीच की दूरी समान है, तो हम तो इसको हटा दी। अच्छा, नीचे 4 पाई ये भी कट गया, तो क्या बचेगा? एफ नॉट बटे एफ बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा एप्सिलॉन, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। सही है? समझ में आ रहा कैसे आया होगा? अरे यार, ये तो सिंपल गणित है। क्या है यहाँ पे? 1/एप्सिलॉन नॉट, भाग की जगह गुणा कर दो तो नीचे वाले पलट जाते हैं। एप्सिलॉन ऊपर, नीचे आ गया 1, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। बच्चों ये क्या चीज है? देखो यहां से, एप्सिलॉन क्या चीज है? माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या चीज है? अनुपात। तो माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यानी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो यही है ये, है ना? माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। ये है, ये है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या हमने बोला यहां पे? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता जिसे एप्सिलॉन आर कहते हैं, अथवा 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 परावैद्युतांक, परावैद्युतांक जिसे कैपिटल के कहते हैं अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो तुमने क्या लिखा है? माध्यम की विद्युतशीलता ये चीज है, तथा निर्वात की विद्युतशीलता ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। एक ही चीज है दोनों।
परावर्तांक कहते हैं। अच्छा, किताब में एक लाइन और लिखी है कि इसी चीज को यानी इनके अनुपात को, यानी सापेक्ष विद्युतशीलता को या परावर्तांक को, इसे ही माध्यम की विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं ये चीज है, यानी इसी चीज को विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं माध्यम की। ठीक है, तो ये है बच्चों आपको सापेक्ष या आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब इसको थोड़ा फील करते हैं, ये परिभाषा होगी पूरी, ये पूरा टॉपिक हो गया आपका ना, पूरा टॉपिक हो गया। अगर पूछेगा आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो ये पूरा लिखिएगा, यहां तक पूरा। परावर्तांक किसे कहते हैं, ये चीज है ना। अगर आप लिखना चाहते हो ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से समझ में आया हमको कि जो परावैद्युतांक असल में के, वो क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये चीज है। इसी चीज को आप एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, है ना। इसी कहते हैं परावैद्युतांक, माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ये चीज है ये। ठीक है, इसको थोड़ा आप फील करते हैं, क्या चीज है ये असल में। बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये चीज है ना परावैद्युतांक। अभी हमने बताया था सबसे कम विद्युतशीलता होती निर्वात की, ये चीज है। सबसे कम विद्युतशीलता, सबसे कम जो विद्युतशीलता होती है, सबसे कम विद्युतशीलता होती है निर्वात की होती है। सबसे कम जो विद्युतशीलता होती है किसकी होती है, निर्वात की होती है। यानी अन्य माध्यम की, ये अन्य माध्यम की विद्युतशीलता है, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता है, सही है। तो देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम और अन्य माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से तो ज्यादा ही होती है, सही है ना। हम कह रहे हैं आपसे कि निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है, उससे कम विद्युतशीलता किसी की नहीं होती है, तो सबसे कम ये हो गया। और अन्य माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से ज्यादा ही होगी, कितनी गुना ज्यादा होगी, उसे कहते हैं परावैद्युतांक। आराम से ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि एक लड़का है ए जिसकी हाइट है 3 फीट, दूसरा लड़का है बी जिसकी हाइट है 6 फीट। ठीक, अब हम बी की हाइट पता कर रहे हैं ए की हाइट से तुलना करके, है ना। नीचे जो चीज लिखा होता है वो बेस यानी आधार कहलाते हैं, हम तुलना कर रहे हैं ऊपर वाले की। ठीक है, ऊपर वाले का मान ज्यादा है, कितना ज्यादा है, वही है परावैद्युतांक। ठीक है, तो हमने कहा भैया बी की हाइट है 6 फीट, ए की हाइट है 3 फीट। तो देखो ध्यान से, बी की हाइट ज्यादा है ए से, बी की हाइट ज्यादा है ए से, कितनी गुना ज्यादा है, 3 दूनी 6, 2 गुना ज्यादा है। इसी चीज को बच्चों कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कि ए की तुलना में बी की हाइट 2 गुना ज्यादा है, ज्यादा तो है, 2 गुना ज्यादा, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। निर्वात की विद्युतशीलता से अन्य माध्यम की विद्युतशीलता कितने गुना ज्यादा है, उसे कहते हैं परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। और यही है सापेक्ष विद्युतशीलता, ये ज्यादा तो है अन्य माध्यम की विद्युतशीलता, लेकिन कितनी गुना ज्यादा है बच्चों, उसे कहते हैं परावैद्युतांक। फील हुआ होना चाहिए। चलो एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने कहा पानी का जो परावैद्युतांक है, पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो कैपिटल के 80 है। ठीक, तो असल में मैंने क्या बता दिया है, असल में मैंने क्या बताया यहाँ पे कि भाई निर्वात की विद्युतशीलता ये है, फिक्स है, ये चीज है। और पानी की विद्युतशीलता निर्वात से ज्यादा होगी, क्योंकि अन्य माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से ज्यादा ही होगी, निर्वात का सबसे कम है। तो पानी की विद्युतशीलता निर्वात से ज्यादा है, 80 गुना ज्यादा है, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या होता है, आप
एक विद्युतशीलता का मान रटो निर्वात का सबसे कम, तो आप परावैद्युतांक के जरिए किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से, इसको क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, एप्सिलॉन डब्ल्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के लिख सकता हूं ना। ये इसका मतलब क्या हुआ, वही जो हम तब से बोल रहे हैं कि भैया निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम है, सबसे कम है, और अन्य माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से तो ज्यादा ही है, के गुना ज्यादा है। इसे कहते हैं परावैद्युतांक, है ना। निर्वात से के गुना ज्यादा है अन्य माध्यम की विद्युतशीलता, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। और इस प्रकार से आप किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निकाल सकते हैं, क्योंकि निर्वात का तो फिक्स है। आपको बस परावैद्युतांक पता चल जाए कि भैया कितनी गुना ज्यादा है, तो आप किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। आपको किसी का भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञात भी करते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ज्ञात करके दिखाते हैं। ये भैया पानी की विद्युतशीलता है, निर्वात कितनी है 8.854 गुणे 10 की घाते -12, और निर्वात की तुलना में पानी की विद्युतशीलता 80 गुना ज्यादा है, यानी परावैद्युतांक 80 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा पानी की विद्युतशीलता। सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 1 0 आया, 8 चौको 32 की 2 हासिल आई 3, 8 5 40 3 43 हासिल आई 4 8 9 64 4 68 की हासिल आई 6 8 9 64 6 70 गुणे 10 की घाते -12 है, और 1 2 3 अंक वाले दशमलव है। ठीक बच्चों, मानक रूप लिखा जाता है। मानक रूप किसे कहते हैं कि पहला अशून्य अंक साथ है, अशून्य यानी जो शून्य ना हो, तो पहला अशून्य अंक साथ है, उसके बाद आपको दशमलव लगाना होता है। अब चूंकि दशमलव यहां पे है, दशमलव को हम यहां से हटा के 2 अंक आगे ले गए, तो यहां पे घात 2 कम हो जाएगी, तो 12, यानी घात यहां पे सॉरी यहां पे क्या 12 है, यहां दशमलव को हम 2 अंक आगे ले गए, दशमलव को हम 2 अंक आगे ले गए, यानी बढ़ा दिए हम, तो यहाँ पे घात 2 बढ़ जाएगी, तो 12 से 2 बढ़ा दिया, हो गया 10। ठीक है, तो उतना गुना घात बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे -12 था, यहाँ -10 है, -10 -12 से बड़ा है, पता ना, ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या छोटी असल में बड़ी होती है, तो -12 से बड़ा है -10। तो ये है बच्चों पानी की विद्युतशीलता कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्वात की तुलना में पानी की विद्युतशीलता ज्यादा है, ये ज्यादा है, -10 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 80 गुना ज्यादा है। इस चीज को कहते हैं परावैद्युतांक, और इसके द्वारा आप किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। ये तो फिक्स है, परावैद्युतांक बस निकाल लो, पता कर लो, तो आप किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से और इस सूत्र से आप किसी माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं ना, कि निर्वात की तुलना में अन्य माध्यम की विद्युतशीलता के गुना ज्यादा होती है। भाई अन्य माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होती है निर्वात से, कितनी ज्यादा होती है, के गुना, परावैद्युतांक गुना ज्यादा होती है। तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के। इससे ये जानकारी मिलती है कि निर्वात की तुलना में अन्य माध्यम की विद्युतशीलता तो ज्यादा ही होती है। कितनी ज्यादा होती है, के गुना ज्यादा होती है, यानी निर्वात की तुलना में अन्य माध्यम आवेशों के मध्य लगने वाले बल का ज्यादा विरोध करता है। समझो, आराम से पानी पी सकते हैं आप लोग। इसको मिटा दें, इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दें। हमने क्या कहा बच्चों, ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा, हमने अभी आखिरी में क्या कहा, हमने कहा अन्य माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ रहा है के गुना निर्वात की तुलना में। मतलब हमने क्या किया, उस माध्यम के अंदर का परावैद्युतांक बढ़ना यानी विरोधी गुण का बढ़ना। अब विरोधी गुण बढ़ेगा यानी स्वयं को ज्यादा प्रबल करेगा और आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दुर्बल करेगा। सही है, कितना कम करेगा, दुर्बल यानी कितना कम करेगा बल का मान। तो आप ये भी ज्ञात कर सकते हो समीकरण 2 में। देखो आप समीकरण 2 से आप देख सकते हैं, यहाँ पे
समीकरण 2 से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं समीकरण 2 से? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह यहां पे ये समीकरण 2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या मैं एप्सिलॉन नॉट के लिख सकता हूं? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। एप्सिलॉन की वैल्यू असल में एप्सिलॉन नॉट है, मैंने लिख दिया। फिर इंटू क्या है वहां पे समीकरण 2 में? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये होता है किसी अन्य माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल, और अन्य माध्यम की जो विद्युतशीलता निर्वात से ज्यादा होती है उस चीज को कहते हैं परावैद्युतांक। तो इसको ऐसे बोलते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल। किसी परावैद्युत माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसको ये भी कहते हैं। अच्छा यहां समझ आया हमने क्या किया? समीकरण 2 में एप्सिलॉन का मान रख दिया ये। अब हम बल का मान आपको दिखा रहे हैं, बल का मान में क्या असर पड़ा। तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। किसका मान है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान है जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हों। सही है, यानी मैं कह सकता हूं ये F0 है, F0 है। और बटे क्या बच गया आपका? कैपिटल K। और ये क्या है? F। ये F क्या है? किसी अन्य माध्यम की, मान लो पानी की विद्युत, ये क्या है? किसी अन्य माध्यम में रखे आवेश पर लगने वाला बल। F क्या बल ना है, और कैसा बल है? किसी अन्य माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अब देखो ये क्या चीज है? ये निर्वात में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। और निर्वात में रखा आवेश के मध्य लगने वाला बल मान लो 160 न्यूटन का लग रहा है। निर्वात में दो आवेश रखा, उनके मध्य 160 न्यूटन का बल लग रहा है। और तुमने उसी आवेश को, सुन ध्यान से, हमने दो आवेश लिया, निर्वात में रखा, और उनके मध्य मान लो इतना बल लग रहा है। अब उन्हीं आवेश को उतनी दूरी पर हम पानी में रख दे, तो हमें पता है पानी का परावैद्युतांक 80 गुना ज्यादा है निर्वात से। पानी का परावैद्युतांक 80 होता है ना, अभी हम लिख के दिखाएं यहां पे, पानी का परावैद्युतांक 80 है। तो बल यहां पे क्या हो जाएगा? 80 दूना 160। तो बल का मान जस्ट आधा हो गया। क्यों? 80 गुना कम हो गया। 80 गुना कम हो गया बल का मान। यानी निर्वात में तुमने दो आवेश रखा, उसमें लगने वाला बल F0 है, और उन्हीं आवेशों को आप अन्य माध्यम में रख दे तो बल का मान कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? K गुना कम हो जाता है बल का मान। समझे? तो मतलब यहां पे दो बातें आई कि किसी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता K गुना बढ़ जाती निर्वात से, यानी किसी अन्य माध्यम में बल का मान कम हो जाता है। कितना? K गुना कम हो जाता है। परावैद्युतांक गुना बल का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें निष्कर्ष है। तो ये सारे पॉइंट्स को अब हम, इन सारी बातों को अब हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में लिखने वाले हैं। मिटा देते हैं। अब जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बात करते हैं, इनसे निकला हुआ निष्कर्ष। सबसे पहली बात हमको पता चली कि 4G वायु का जो विद्युतशीलता, वायु कहिए, निर्वात कह दीजिए या मुक्त आकाश कह दीजिए, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है ना, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है ना, जिसे आप एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, वह सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। कितनी होती है? 8.854 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतनी होती, सबसे कम होती है। ठीक है। अच्छा आचार्य एक चीज बताइए, निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता होगा? भैया यह भी तो एक माध्यम है, इसका भी तो परावैद्युतांक होता होगा। अच्छा निकाल लो आप। नीचे क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट।
हमेशा नीचे आपको एप्सिलॉन नॉट रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आधार है, हम लोग इसी से बाकी अन्य माध्यम की तुलना कर रहे हैं ना, तो नीचे आपको ये आधार रखना ही पड़ेगा कि आप इसी से बाकी सभी माध्यम की तुलना करेंगे। तो ये तो मिनिमम यानी न्यूनतम यानी सबसे कम विद्युतशीलता है, ये आधार है, ये आपको रखना ही पड़ेगा, ये फिक्स है ये। और जिसका आपको परावैद्युतांक चाहिए वो आप ऊपर रख दीजिए। जिस माध्यम का आपको परावैद्युतांक चाहिए उस माध्यम की विद्युतशीलता को ऊपर रख दीजिए। तो मुझे किसकी विद्युतशीलता चाहिए, किसका परावैद्युतांक चाहिए? निर्वात का। तो निर्वात की विद्युतशीलता यहां रख दो। जिसका परावैद्युतांक चाहिए उसकी विद्युतशीलता आप ऊपर रख दीजिए। तो मुझे निर्वात की ही परावैद्युतांक चाहिए, तो मैं निर्वात की ही विद्युतशीलता यहां पे रखूंगा। मैंने कहा ये मान तो बता फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये आधार है, और अब इसी से बाकी अन्य माध्यम की तुलना कर रहे हैं। ठीक, तो नीचे आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ऊपर बदलता रहेगा। जो माध्यम का परावैद्युतांक आपको चाहिए उस माध्यम की विद्युतशीलता यहां पर रख दीजिए। तो मुझे किसका परावैद्युतांक चाहिए? निर्वात का, तो मैंने निर्वात का विद्युतशीलता रख दिया। सेम क्वांटिटी कट के एक आ जाएगा, यानी निर्वात या वायु का जो परावैद्युतांक होता है एक होता है, और ये K का मान यानी परावैद्युतांक का मान एक होता है वायु का, जो कि सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो जिसकी विद्युतशीलता सबसे कम होती है निर्वात की, उसी का परावैद्युतांक भी सबसे कम होता है, एक होता है। और जैसे जैसे विद्युतशीलता बढ़ेगी परावैद्युतांक का मान भी बढ़ता जाएगा। अरे यार आप यहां पे देखिए ना ये चीज, ये देखिए के बराबर ई एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यही ना परावैद्युतांक। इसका मान तो फिक्स है न्यूनतम, इसका मान तो फिक्स है ये, और अन्य माध्यम की विद्युतशीलता का मान इससे ज्यादा ही होगा। ठीक, तो जितना ज्यादा ये होगा इन दोनों का अनुपात उतना ही ज्यादा होगा। हमने कहा किसी माध्यम की विद्युतशीलता मान लो 2 है और निर्वात की विद्युतशीलता फिक्स है 2, तो परावैद्युतांक कितना हो गया 1। हमने कहा किसी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता 3 है और नीचे वाला फिक्स है 2, तो अनुपात कितना हो गया 1/5, 1.5। हमने कहा किसी माध्यम की विद्युतशीलता 4 है और नीचे निर्वात की विद्युतशीलता तो फिक्स है 2, तो अनुपात हो गया 2। तो देखिए ध्यान से, नीचे वाला तो फिक्स है ना निर्वात की विद्युतशीलता, ऊपर वाले यानी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता बदल रही है और इससे तो ज्यादा ही होगी, बढ़ रही है, तो इनका अनुपात यानी परावैद्युतांक भी तो बढ़ रहा है। यानी विद्युतशीलता किसी माध्यम की बढ़ेगी तो इसका अनुपात यानी परावैद्युतांक भी बढ़ता जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं, और सबसे कम विद्युतशीलता का परावैद्युतांक सबसे कम होता है, और जैसे जैसे विद्युतशीलता बढ़ेगी परावैद्युतांक, जैसे जैसे विद्युतशीलता बढ़ेगी इसका अनुपात यानी परावैद्युतांक भी बढ़ता जाएगा। यानी अन्य माध्यम का परावैद्युतांक वायु के निर्वात के परावैद्युतांक से एक ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। समझ पा रहे कि आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं? हमने ये कहा, ध्यान रखिएगा, ये है परावैद्युतांक, ये है एप्सिलॉन नॉट, ये है एप्सिलॉन, ये किसका है? निर्वात की विद्युतशीलता जो कि फिक्स है, इसे आप नहीं बदल सकते, सबसे कम यही है। और हम कहते हैं परावैद्युतांक यानी होता है अन्य माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से ज्यादा होती है, यानी इसका मान ज्यादा ही होता जाएगा, और जितना ज्यादा होता जाएगा इसका मान, इनका अनुपात उतना ही बढ़ता जाएगा, है ना। तो अनुपात बढ़ना यानी परावैद्युतांक का बढ़ना, यानी सबसे कम परावैद्युतांक निर्वात का है तो अन्य माध्यम का परावैद्युतांक 1 से तो ज्यादा ही होगा, है ना, 1 से ज्यादा ही होगा, ये हम कह रहे हैं। तो किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है सबसे कम निर्वात का 1 होता है और अन्य माध्यम का 1 से ज्यादा ही होगा, यानी 1 से कम किसी माध्यम का परावैद्युतांक नहीं होता है, ये बात कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात की है, एप्सिलॉन नॉट इतना 8.854 और सबसे कम परावैद्युतांक भी निर्वात का है, सबसे कम विद्युतशीलता भी निर्वात की और सबसे कम परावैद्युतांक भी निर्वात का 1।
अब बात करते हैं सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक परावैधुतांक किसका होता है। तो बच्चों इसको आप रट लेना है, सबसे महत्वपूर्ण आता है, प्रश्न कई बार आता है परीक्षा में। धातु का परावैधुतांक, धातु का परावैधुतांक सबसे ज्यादा होता है कितना? अनंत होता है, अनंत होता है। धातु का जो परावैधुतांक होता है बच्चों सबसे ज्यादा होता है, अनंत होता है, सबसे ज्यादा। अच्छा, परावैधुतांक सबसे ज्यादा है यानी क्या हुआ? ये अनुपात सबसे ज्यादा है, यही ना हुआ परावैधुतांक यानी अनुपात। इसका मतलब क्या है? ये तो फिक्स है, यानी यानी धातु की जो विद्युतशीलता है वह सबसे ज्यादा है। अनंत बटे कुछ भी अनंत होता है, धातु की विद्युतशीलता सबसे ज्यादा है, इसलिए धातु की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात यानी परावैधुतांक भी सबसे ज्यादा। अच्छा, विद्युतशीलता सबसे ज्यादा तो विरोधी गुण सबसे ज्यादा, विरोधी गुण सबसे ज्यादा तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल सबसे कम। तो ऐसा आप बता सकते हैं कि धातु में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान सबसे कम 0 होता है। देखिए, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्या? यहाँ पे मिटा दिया क्या मैंने? यहाँ पे मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा था ना, F बराबर 1/4 पाई एफ साइलन की जगह मैं एफ सल नॉट के लिख सकता हूं। ये चीज एफ साइलन की जगह मैं एफ सल नॉट के लिख सकता हूं, है ना। यहां से फिर क्या है आपका Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये चीज है। यहां पे रखिए तो आप K का मान अनंत रखिए, अनंत अनंत, K का मान अनंत हो जाएगा। तो अनंत गुणे कुछ भी अनंत, अब कुछ भी भागे अनंत 0 होता है, कोई संख्या भागे अनंत 0 होता है, तो बल का मान 0 आ गया है। यानी धातु का परावैधुतांक अनंत होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। तो परावैधुतांक अनंत यानी क्या? माध्यम यानी धातु की विद्युतशीलता सबसे ज्यादा यानी अनंत। तो विद्युतशीलता सबसे ज्यादा यानी विरोधी गुण सबसे ज्यादा, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल सबसे कम, अनंत का उल्टा 0। ठीक है, और यहां से आप चेक भी कर सकते हैं, अभी हमने बताया था भैया वायु का या निर्वात का परावैधुतांक 1 होता है, तो K का मान आप 1 रख दीजिए, K का मान 1, तो यही तो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल, है ना, ये चीज आ गया। इस प्रकार से परावैधुतांक का मान बदलता जाएगा, बल का मान भी बदलता जाएगा। यहां से धातु का परावैधुतांक सबसे ज्यादा होता है, अनंत होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या जानना है? एक चीज, थर्ड पॉइंट जो हम बता चुके हैं, थर्ड पॉइंट जो हम बता चुके हैं कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से K गुना ज्यादा होती है। यानी ये हुआ किसी भी माध्यम में रखे आवेशों के मध्य रखने वाले बल का मान, ये हमने लिखा था ना, F बराबर F0 बटे कैपिटल K। यहां पे क्या है? किसी माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान निर्वात में रखे आवेशों में लगने वाले बल की तुलना में K गुना कम होता है, बल का मान K गुना कम हो जाता है। यानी विद्युतशीलता K गुना बढ़ती है और बल का मान K गुना कम हो जाता है। ये थर्ड पॉइंट है। एक प्रश्न आता है जो हमने बता चुका है कि कोई परावैद्युत माध्यम के आ जाने से बल का मान क्या होता है? K कम हो जाता है, K गुना कम हो जाता है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपका हो गया आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता का, पूरा हो गया। अगर कहीं कोई डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइज मार दीजिएगा, पूरा वीडियो फिर चला दीजिएगा, यकीन मानिए एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगली हेडिंग डालिए, जो सेकंड टॉपिक है आज का, क्या नाम था उसका? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, सिद्धांत है ना। ये
एक और नाम से आ सकता है, किताब में भी लिखा है कि अनेक आवेशों के मध्य, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल। किताब में इस नाम से टॉपिक दिया है, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसे अध्यारोपण सिद्धांत भी कहते हैं। क्या चीज है? हमने पढ़ा है बच्चों कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की शर्तें क्या है या सीमाएं क्या है? कि भाई कूलाम का नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, केवल दो बिंदु आवेश। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दो बिंदु आवेश से ज्यादा आवेश नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कोई और आवेश आ गया, कोई तीसरा आवेश आ गया, चौथा आवेश आ गया, पांचवा आवेश आ गया, छठवां आवेश आ गया, 10वां आवेश आ गया, तब वहां कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, फिर आएगा अध्यारोपण सिद्धांत। तो यहां पे अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि जब दो बिंदु आवेश से ज्यादा आवेश आ जाते हैं तब आप कैसे बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका पहले मैं स्टेटमेंट यानी सिद्धांत लिख देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। बहुत छोटी बात है, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है। क्या है अध्यारोपण सिद्धांत? की कई बिंदु आवेशों के मध्य, कई बिंदु आवेशों के मध्य नहीं, कई बिंदु आवेशों के द्वारा, हाँ, कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर, एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल, है ना? कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर, उस अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाले बल, उस अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के, सदिश योग के बराबर होता है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या चीज है? अभी हमने बताया था भैया, दो बिंदु आवेशों के लिए है कूलाम का नियम। अगर दो बिंदु आवेश से ज्यादा आवेश हो गए तो फिर कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। अगर इस स्थिति में आपको बल का मान ज्ञात करना है, फिर जुगाड़ काम करेगा। ये दो आवेशों के मध्य कूलाम का नियम का काम करेगा ना, तो एक काम करो, तुम दो आवेश देखो केवल। ये दो आवेश है, ये दो आवेश का तुम एक निकाय मान लो, यहां पर तो कूलाम का नियम काम करेगा ना। चलो लगाते हैं, मान लो Q2 पर ही सब लोग बल लगा रहे हैं, Q2 पर ही सब लोग बल लगा रहे हैं ना। तो हमने कहा भाई Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, और चूंकि दोनों सजातीय आवेश प्रतिकर्षण बल लगेगा। कूलाम के नियम का सदिश रूप हमने पढ़ाया था। अगर आपको ये सीखना है, जानना है आसान तरह से, तो आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ के आना होगा। अगर पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। क्या हम कहना चाहते हैं कि समझो Q2 पर ही सब लोग बल लगा रहे हैं ना, तो हम Q2 पर लगने वाला कुल बल निकालने वाले हैं असल में। तो Q1 ने Q2 पर बल लगाया, असजाती है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा ऐसे। और हमें पता है जो
कूलाम बल होता है या दो बिंदु आवेशों का मध्य बल होता है वो केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल यानी दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश बल लगता है। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बोला, यहां पे बल लग रहा है किस पर, Q2 पर। कौन लगा रहा है, Q1। और ये हो गया इसका सदिश रूप। ठीक है। इसके बीच की दूरी को मैंने कह दिया दादा R21 का कैप। अच्छा, हमने क्या कहा भैया, Q2 पर Q1 बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है, हमने यहां पे लिखा है F21 वेक्टर रूप में। और इसका परिमाण और दिशा क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर निर्वात में है तो। मान लो निर्वात में है। और फिर यहाँ पे Q1 Q2 बटे इनके बीच दूरी क्या है, 2 R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। ये सदिश रूप है, सदिश रूप है ना, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अब ये दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल इतना हो गया। अच्छा, ये तीसरा बिंदु आवेश भी तो है, तो कुछ टाइम के लिए आप ऐसा मान ले कि Q1 नहीं है, तो मैं इन दोनों बिंदु आवेश का एक निकाय बना लूं। तो यहां पर तो मैं कूलाम का नियम लगा सकता हूं ना भैया, दो बिंदु आवेश मान लो टाइम के लिए ये नहीं है, Q1 नहीं है, तो ये हो गया Q2 और Q3 हो गया, दो बिंदु आवेश हो गए। दो बिंदु आवेशों को मध्य लगने वाला बल तो हम निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। और मैंने कहा था Q2 पर ही बल लग रहा है। ठीक है ना, तो मान लो Q3 ने Q2 पर बल लगाया ऐसे, और चूंकि दोनों सजाती हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विजातीय होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। और ये बल हो गया आपका 2 पर लगा है, 3 ने लगाया है, और ये हो गया सदिश रूप में। ठीक है। इनके बीच की दूरी को मैंने कह दिया R23 कैप। ठीक है। और चूंकि केंद्रीय बल है इसलिए केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अंदिश ही लगता है। तो हमने क्या बोला यहां पे कि Q3 ने Q2 पर Q3 ने बल लगाया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R23 का स्क्वायर और R23 का कैप, एकांक सदिश है, ये सदिश रूप है। अब बात ये उठती है कि चलिए Q1, अब देखो, अब तो असल में हटा दो हाथ, असल में अब देखो 3 आवेश है ना, और Q1 ने Q2 पर बल लगाया इतना, Q3 ने Q2 पर बल लगाया इतना, तो असल में Q2 पर कुल कितना बल लग गया। अगर ये ज्ञात करना हो तो एक काम करो कि Q1 ने Q2 पर बल लगाया इतना, Q3 ने Q2 पर बल लगाया इतना, इन दोनों का आप सदिश योग कर लीजिए, वही कहलाएगा Q2 पर लगने वाला नेट बल, कुल बल। यही है सर जी अध्यारोपण का सिद्धांत, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या 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 कि हमें ज्ञात करना है भाई, कई बिंदु आवेशों के द्वारा, कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये तुमने लिखा ना कि भाई ढेर सारे आवेश मिलकर अगर एक आवेश पर बल लगा रहे हैं तो उस एक आवेश पर कुल कितना बल लगेगा, प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर लगेगा। ये है अध्यारोपण के सिद्धांत। समझ में आया अच्छे से? यही है स्टेटमेंट। क्या, कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल जो होगा वह अलग अलग आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसे कहते हैं दादा अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना भाई। प्रत्येक आवेश जितना बल लगा रहे हैं किसी एक पर, अगर उसको तुमको कुल बल निकालना है तो प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग कर दो, वही कहलाएगा कुल बल। इसे कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। अब बात आती है कि भैया ये जो आवेश है Q2, ये जो आवेश है असल में जो Q2 है,
उस पर ये बल लगा रहा इस दिशा में, ये Q3 बल लगा रहा इस दिशा में, तो सन Q2 जाएगा कहां भैया? वो तो एक ही दिशा में जा सकता है। तो देखो ध्यान से, Q1 ने बल लगाया इस डायरेक्शन में, यानी Q2 यहां भी जाएगा, और Q3 ने बल लगाया इस डायरेक्शन में, यानी Q2 यहां भी जाएगा। तो Q2 यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यानी इन दोनों के बीच से कहीं निकल जाएगा। ये है आपका एफ नेट, ये है आपका एफ नेट, इन दोनों के कहीं बीच से निकल जाएगा। बीच से यानी कहीं से भी निकल सकता है ना, जिसका परिमाण ज्यादा होगा उस तरफ का झुकाव ज्यादा होगा। अगर दोनों का परिमाण समान है तो एकदम बीच से बीचों बीच निकलेगा। ठीक है, तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत, ये है सर जी अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा वह हर एक आवेश के द्वारा उस अकेले आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत, यही है अध्यारोपण सिद्धांत। बस मिटा दीजिए, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। और फिर आज के लेक्चर 4 का आखिरी टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, तुलना करेंगे अब हम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का। क्या है स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करेंगे हम कि कौन है गब्बर कौन है कालिया। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करेंगे। बच्चों स्थिर वैद्युत बल को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैंने कह दिया इसको Fe। ठीक है, और दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है स्मॉल k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का बल स्थिर वैद्युत बल। जहां पर अगर मैं निर्वात की बात करूं तो Fe बराबर निर्वात केस में k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसे 9 गुणे 10 की घाते 9 भी कहते हैं। निर्वात केस में कूलाम के नियम में हमने बताया है, आप पढ़े भी हैं क्या, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर 9 गुणे 10 की घाते 9 संख्यात्मक मान होता है। फिर गुणे में है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है स्थिर वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के मध्य। अच्छा, अगर दो बिंदु आवेश है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पर लगेगा। कितना लगेगा? कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण बल आवेशों के द्रव्यमानों पर लगेगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है, तो आवेशों का द्रव्यमान भी होता है उस पर लगेगा। अच्छा, यहाँ पे Fg मैंने लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। G है, G का मान होता है, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक 6.67 इंटू 10 की पावर -11, फिर M1 M2 बटे R स्क्वायर। और इसका मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान माध्यम कुछ भी हो, निर्वात हो, पानी हो, कांच हो, कुछ भी हो, सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा ये। इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, क्योंकि इसका मान हर जगह सर्वत्र एक समान है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो आवेशों के द्रव्यमानों पर, द्रव्यमान पर लगने वाला ये बल है। अब हम तुलना करने वाले हैं। अब तुलना के लिए हम यहाँ पे 3 कंडीशन लेंगे बच्चों, 3 कंडीशन लेंगे, और इन तीनों कंडीशन से हम ये समझेंगे कि भैया स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में दादा कौन है, और अगर दादा यानी बलवान है तो कितना ज्यादा बलवान है। तो पहला केस हम ले रहे हैं दो प्रोटॉनों के, दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेते हैं पहले। दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 स्थिर बिंदु आवेश ले लिया हमने। तो ये 2 आवेश हमने ले लिया, Q1 Q2, बीच की दूरी है R। Q1 आवेश हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, Q2 आवेश हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। हमने यही लिखा ना, 1 इलेक्ट्रॉन, हमने यही लिखा ना, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच का
हम स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। तो Q1 हो गया एक इलेक्ट्रॉन, Q2 भी हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दो इलेक्ट्रॉन के बीच का बल निकालेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, तो मैंने कह दिया Q1 का द्रव्यमान m1 और Q2 का द्रव्यमान m2। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मैंने कह दिया me, यहां भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मैंने कह दिया me। हम निकालते हैं पहला स्थिर वैद्युत बल, यहां से निकालेंगे, क्या है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। Q2 यानी दूसरे आवेश का दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना आवेश है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम, और बटे बीच की दूरी r²। फिर निकालते हैं हम इसी कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण का बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है दो बिंदु आवेशों के द्रव्यमानों पर लगता है, ये द्रव्यमान पर लगने वाला बल है और ये आवेशों पर लगने वाला बल है, इसलिए हमने यहाँ पे Q1 Q2 का आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों को आवेश लिया है। यहाँ पे लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यहां से कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, और m1 यानी पहले वाले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m2 यानी दूसरे आवेश यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इतना ही होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम, बटे दोनों के बीच दूरी तो सेम है r है स्क्वायर। अच्छा, हम तुलना कर रहे हैं तो एक काम करते हैं स्थिर वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल कर देते हैं। भाई तुलना न कर रहे हैं हम लोग, असल में तुलना यानी अनुपात निकाल लो। ये है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर रहे हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा और कितना ज्यादा। तो ये हमने अनुपात बना लिया, ये r² कट गया, तो ये बटे ये बचेगा, ये बटे ये बचेगा, तो Fe बटे Fg, ये बटे ये, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा बच्चों 4.174 इंटू 10⁻44, ये आता है अनुपात स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का। इसका मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर वैद्युत बल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान 10 की घाते 44 गुना ज्यादा है, किससे, उन्हीं दो आवेशों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल से। स्थिर वैद्युत बल का मान ज्यादा होता है, 10 की घाते 44 गुना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी स्थिर वैद्युत बल प्रबल बल है। पहली बात में आई। अगली चीज, अब हम लेंगे दो प्रोटॉनों के बीच, दो प्रोटॉन हम लेंगे इस बार। अब यहां पे तुलना करेंगे दो प्रोटॉनों का, तो ये बच्चों पहला आवेश हो गया Q1, ये हो गया दूसरा आवेश Q2, बीच दूरी होगी r। Q1 पर कितना आवेश है, एक प्रोटॉन के बराबर, दो प्रोटॉन लेंगे, एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है। Q2 पर कितना आवेश है, यहां भी एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है, हो गया दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल निकालेंगे। अच्छा, द्रव्यमान भी ले लेते हैं यहाँ पे m1 m2, क्योंकि हमको गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना है। तो बच्चों प्रोटॉनों के द्रव्यमान को मैंने कह दिया द्रव्यमान प्रोटॉन का, यहां भी m2 यानी किसका द्रव्यमान हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, ऊपर हमने लिखा है आवेश के बारे में और नीचे हमने लिख दिया द्रव्यमान के बारे में। तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो पहले हमें निकालने वाला हो स्थिर वैद्युत बल कितना होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 यानी प्रोटॉन पर आवेश, और हमने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, प्रकृति अलग होती है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो प्रोटॉन में आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन में होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम Q1। Q2 यानी दूसरे प्रोटॉन का आवेश इतना ही होगा, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम और बटे में r²। अब निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल
इन्हीं दोनों प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल। यहां से 6.67 इंटू 10 की पावर -12 है, सॉरी -11 होना चाहिए, -11 होना चाहिए, हर जगह -11 होना चाहिए, -11 होना चाहिए, -11 होना चाहिए, -11 है, -11 -11 है, 6.67 इंटू 10 पर -11 है, ये है, सॉरी। m1 यानी पहले वाले आवेश का द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चों होता है 1.67 गुणे 10 की घाते -27, एकदम सही है, निश्चिंत रहे। फिर दूसरा द्रव्यमान m2 यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान फिर से इतना ही है, 1.67 गुणे 10 की घाते -27 है, बटे में क्या हो जाएगा r², इनके बीच दूरी r² हो जाएगा। अच्छा, हम अनुपात करने वाले हैं क्यों? क्योंकि हम तुलना करने वाले हैं, असल में तुलना कर दीजिए, ये चीज है ना, स्थिर वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर रहे हैं, तो नीचे दोनों r² कट जाएंगे, ये बटे ये। आप जब करेंगे कैलकुलेशन सही करेंगे आप, तो आएगा बच्चों मान 1.27 गुणे 10 की घाते 36। इसका मतलब क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर वैद्युत बल का मान बहुत ज्यादा होता है, 10 की घाते 36 गुना ज्यादा होता है, प्रबल बल है। यहां से समझ में आया, यहां से भी समझ में आया। अब आखिरी केस और ले लीजिए कि इस बार हम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले दोनों बल की तुलना करेंगे। तो ये एक बिंदु आवेश है, मैंने कह दिया Q1, और दूसरा बिंदु आवेश है, मैंने कह दिया Q2, बीच दूरी है R। Q1 यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q2 यानी एक प्रोटॉन का आवेश। ठीक, आइए द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान ये हो गया m1, ये हो गया m2। m1 यानी पहले वाले आवेश का द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m2 यानी दूसरे आवेश का द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, इनके बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे Fe बटे 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 Fg, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा देखिए ध्यान से, नीचे r² तो कट नहीं जाने हैं, तो अगर मैं r² ना लिखूं तो चलेगा, है ना। ये ऊपर वाला मान बटे नीचे वाला मान लिख देते हैं, r² तो कट ही जाना है, तो करता हूं मैं, है ना। क्या करते हैं, 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2। Q1 क्या है? पहले वाले इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर Q2 क्या है? प्रोटॉन का आवेश, वो भी इतना ही होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम बटे, है ना। r² कट जाएगा, हम केवल वैल्यू ले रहे हैं ऊपर वाली, बटे में नीचे वाला क्या आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल में 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है, इंटू m1 यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 दशमलव ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर m2 यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.67 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा Fe बटे Fg का मान 2.27 इंटू 10 की पावर 39। और एक बार फिर से सॉरी, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा ना, यहां पे आ जाएगा 2.27 इंटू 10 की पावर 39 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो यहां पे देखिए स्थिर वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा होता है, कितना 10 की घाते 39 गुना ज्यादा होता है। अर्थात इन तीनों कंडीशन से हमें यही पता चला कि आचार्य जी दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान बहुत ज्यादा होता है दो आवेशों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान से, बहुत ज्यादा होता है स्थिर वैद्युत बल का मान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, यहां पे आप कैलकुलेशन सही करेंगे मान सही आएगा, ये वाली मान सही, ये जो है
आखिरी वाले ये एकदम सही है। अब आखिरी चीज, इसी पूरी बात को समराइज करें और अगर मैं तुलना कर दूं स्थिर वैध बल और गुरुत्वाकर्षण बल का, तो दो बातें आती हैं। एक बात आती है अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि स्थिर वैध बल हर कंडीशन में बड़ा बल है ना। तो अंतर यहां पे हम लिख रहे हैं, अंतर इनके बीच स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अंतर लिख रहे हैं। अंतर, तो पहला अंतर तो फेमस अंतर हो गया भैया, स्थिर वैद्युत बल एक प्रबल बल है, किससे? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो मैं लिख सकता हूं ना कि यह एक प्रबल, अत्यधिक प्रबल बल है। और गुरुत्वाकर्षण क्या कह सकते हैं? यह एक दुर्बल, बहुत कमजोर दुर्बल बल है। किससे? स्थिर वैद्युत बल की तुलना में दुर्बल है। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, अंतर की बात कर रहे हैं भैया। स्थिर वैद्युत बल तो दो प्रकार का होता है, या तो प्रतिकर्षण होता है या तो आकर्षण होता है। सजाती में प्रतिकर्षण, विजाति में आकर्षण। जबकि आकर्षण बल केवल, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक आकर्षण बल है। ये दूसरा अंतर हो गया कि यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि यहां पे स्मॉल के है। स्मॉल के क्या बताता है कि भैया स्मॉल के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी माध्यम बदलेगा तो बल का मान बदलेगा। यानी स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है ना। यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। अब गुरुत्वाकर्षण हमने कहा था ना, ये जो जी है इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यानी हर जगह इसका मान हर जगह इसका मान सेम है, इसका मान नहीं बदलता है कभी। तो ये तो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो थर्ड पॉइंट यह बल, ये जो बल है माध्यम पर निर्भर नहीं करता, है ना। ऐसा आप कह सकते हैं इस हिसाब से भैया ये क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान हर जगह सेम रहता है। मतलब ये क्या है? एक सार्वत्रिक नियम है, आप कह सकते हैं ना। जो गुरुत्वाकर्षण नियम है यह एक सार्वत्रिक नियम है। और हमने देखा था स्थिर वैद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम बदलेगा तो बल का मान बदलेगा। यानी ये जो स्थिर वैद्युत बल के लिए जो नियम कूलाम का नियम है, यह सार्वत्रिक नियम नहीं है ना, यह सार्वत्रिक नियम नहीं है। मेन अंतर आपका 3 तक ऊपर बल के बारे में, तो नियम के बारे में हो गया भाई। जो कूलाम बल है, जो कूलाम का नियम है वो सार्वत्रिक नियम नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो सार्वत्रिक नियम है। ये है अंतर।
अब बात कर लेते हैं आखिरी चीज समानता की। भाई दोनों में कॉमन क्या है, समानता क्या? भाई दोनों की तुलना की जा रही है तो दोनों में कुछ समानताएं भी होंगी। अगर दोनों बलों की तुलना हो रही है तो पक्का दोनों में कुछ समानता भी होनी चाहिए। तो पहले चीज देखो, स्थिर वैद्युत बल में बटे में आर स्क्वायर है, गुरुत्वाकर्षण में बटे में आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन दोनों करते हैं, है ना। ये दोनों जो बल हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज क्या है? मैं समानता की बात कर रहा हूं, समानता की बात। अच्छा, ये दोनों बल निर्वात में भी लगते हैं। भाई माध्यम निर्वात है और सूर्य और पृथ्वी के बीच भी निर्वात है, यानी दोनों प्रकार के जो बल है निर्वात में लगते हैं, ना। ये दोनों बल निर्वात में लगते हैं, निर्वात में लगते हैं। तीसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं कि भाई जो दोनों प्रकार के बल है, ये क्या है Q1, ये क्या है Q2। Q1 Q2 कह दो या M1 M2 कह दो, M2 कह दो, है ना। ये बीच दूरी हुई है R। ये दोनों आवेश प्रतिकर्षण आकर्षण प्रकृति का है और द्रव्यमान यानी गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का है। अब बल की दिशा देखिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, यानी दोनों प्रकार के बल स्थिर वैद्युत कह दो या गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय बल है ना। ये दोनों जो बल हैं, ये दोनों बल कैसे हैं? केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है दोनों। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कि दोनों जो बल हैं भैया संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, 12वीं में शायद इसी अध्याय अगले अध्याय में है, बताया जाएगा आपको संरक्षी बल क्या होता है। जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और इसके द्वारा संरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है, उसे कहते हैं संरक्षी बल। दोनों ही प्रकार के बल संरक्षी बल है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग नोट कर लीजिए। ये पूरा आज का टॉपिक हो गया और अगले टॉपिक या अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम।